नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? तो आज के सेशन में हम जानेंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। तो इंडिया में कौन कौन से जंगल हैं, यहाँ कौन जंगली जीव हैं और किस तरीके से हम उनका यूज रिसोर्स की तरह करते हैं, यानी स्रोत की तरह। तो उसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो जो हमारा प्लैनेट है, इसमें बहुत सारे लाखों के संख्या में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनके साथ हम अपने प्लैनेट्स को शेयर करते हैं, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, लाइकेंस से लेकर के बनियान ट्री तक, एलिफेंट और ब्लू व्हेल भी रहते हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। और ये जो है इंटायर हैबिटेट है, यानी कि इकलौता आवास है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसके कारण हमारा जो प्लैनेट है वो एक बायोडाइवर्सिटी बनता है, यानी जैव विविधता का जगह, यानी बहुत अलग अलग तरीके के जीव यहाँ रहते हैं। तो हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम का वेब बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, जिसमें कि हम लोग केवल एक पार्ट हैं और बाकी जो दूसरे इकोलॉजिकल सिस्टम के और भी जो दूसरे पार्ट हैं उन पे हम डिपेंडेंट हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारा भी अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो हैं वो पूरा रिक्रिएट करते हैं बहुत सारे चीज़ों के क्वालिटी को। जैसे हम लोग जो हवा सांस लेते हैं उसके क्वालिटी को रिक्रिएट करते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कोई भी एनिमल्स अगर डेथ हो गया, मतलब या फिर कोई भी चीज़, तो उसको वो डिकम्पोज कर देते हैं। उसके बाद जो हम लोग वाटर पीते हैं उसको भी वो साफ करते हैं, और जो सॉइल जिसमें कि हम अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी, क्योंकि और इन सारी चीज़ों के बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और इसमें फॉरेस्ट जो है वो एक की रोल प्ले करता है इस इकोलॉजिकल सिस्टम में, और ये जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर भी है, यानी बहुत सारे चीज़ों का प्रोड्यूसर है, जिसके कारण सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पे डिपेंडेंट हैं। अब बायोडाइवर्सिटी यानी कि जहाँ बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज रहें और सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहें, उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब जानना है हमें फ्लोरा और फौना के बारे में, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, यानी इंडिया में पाए जाने वाले वनस्पति और कौन कौन से जंगली जीव हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो यदि आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप ये फाइंड कर पाएंगे कि कुछ जो एनिमल्स और प्लांट जो हैं वो केवल आप ही के एरिया में पाए जाते हैं, यानी वो यूनिक हैं। जबकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंट्री है इन मामले में, यानी फ्लोरा और फौना के मामले में, क्योंकि इसका जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत विविड है, बहुत बोला जाए कि बहुत रिचेस्ट है। और लगभग 8% जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है वर्ल्ड का वो इंडिया में पाए जाते हैं, और लगभग 1.6 मिलियन के अप्रॉक्स। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अभी खोज भी नहीं हुए हैं, और अगर खोज हो तो दुगना तिगुना हो जाएगा, यानी 8% जो है वो और बढ़ जाएगा। और आपने पहले भी पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं इंडिया में, और आपने महसूस किया होगा कि इनका इंपॉर्टेंस किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में है। तो अलग अलग तरीके के फ्लोरा और फौना जो हैं वो हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं और वो हमें बहुत सारी चीज़ प्रदान करते हैं। लेकिन अभी के समय में हुआ क्या कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव आ गया है, बहुत ज़्यादा वो कठिनाई में आ गए हैं, क्योंकि हम बिना सोचे समझे अपने इन्वायरमेंट को यूज कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। तो लगभग 81,000 स्पीसीज जो हैं वो फौना के और 47,000 स्पीसीज फ्लोरा के हमारे कंट्री में अभी पाए जाते हैं, जिसमें से 47,000 जो प्लांट स्पीसीज हैं उनमें से 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज ऐसे हैं जो कि केवल इंडिया में ही पाए जाते हैं। और कुछ एस्टिमेट ऐसा बताते हैं कि लगभग 10% जो इंडिया का रिकॉर्डेड है जो फ्लोरा है, और 20% जो इसके मैमल्स हैं वो अभी थ्रेटेंड लिस्ट में आ चुके हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल कैटेगरी में भी आ चुके हैं, और उनका एक्सटिंक्शन लगभग, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं या फिर बहुत कम बचे हैं। जैसे कि चीता हो गया, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑवलेट, और प्लांट्स भी जैसे कि मधुका इग्निसिस जो कि एक जंगली महुआ का प्रजाति है, और हैब्रिडा हैप्न्यूरॉन जो कि एक घास का प्रजाति है,
और बहुत सारे और भी दूसरे स्पीसीज हम लोग खो चुके हैं जिसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है। और आज के समय में हम लोग अगर बात करें तो बहुत सारे लार्जर और जिसको कि हम लोग देख सकते हैं वैसे एनिमल्स और प्लांट्स की बात करते हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, यानी विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं या फिर विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे उन स्मॉलर एनिमल्स और इंसेक्ट और प्लांट्स के बारे में हम लोग ध्यान देते ही नहीं हैं, उनके बारे में हम लोग जानते भी नहीं हैं, जो कि बहुत छोटे हैं। अब कुछ जो फॉरेस्ट हैं वो वैनिश हो गए हैं, बिल्कुल गायब हो गए हैं। अब हमें जानना है कि कैसे हम समझेंगे कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है उनके एक्सटिंक्शन के हिसाब से, मतलब वो कैसा एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे इंडिया में। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स के हिसाब से कुछ जो स्पीसीज हैं उनको अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहला है नॉर्मल स्पीसीज, यानी वैसे स्पीसीज जिनका पॉपुलेशन लेवल जो है वो नॉर्मल कंसीडर्ड किया गया है, यानी कि वो नॉर्मली सरवाइव कर रहे हैं हमारे अर्थ पे। जैसे कि कैटल हो गए, मतलब मवेशी, साल का पेड़, पाइन पेड़, और रोडेंट जैसे चूहे वगैरह, ये सब को नॉर्मल स्पीसीज कहा गया है। अब सेकंड जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी वैसे प्रजाति जानवर या फिर पेड़ पौधे के जो कि खतरे में हैं, मतलब वो विलुप्त होने के खतरे में आ गए हैं और उनका सर्वाइवल जो है अभी मुश्किल हो रहा है। और उनके खिलाफ जो निगेटिव फैक्टर्स है अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो उनका पॉपुलेशन जो है उसको ऑपरेट करना मुश्किल होगा और उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे घटने लगेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है कुछ ऐसे प्रजाति जैसे ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इंडियन विल्ड एस, इंडियन राइनो, लाइन टेल्ड मकाओ, संगाई जो कि मणिपुर का एक ब्राउन एटर डियर है। अब वल्नरेबल स्पीसीज, ये क्या होते हैं वल्नरेबल स्पीसीज? तो वैसे स्पीसीज जिनका पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइंड लेवल तक पहुंच चुका है और अगर इसी तरीके से और भी होते रहे तो वो इंडेंजर्ड कैटेगरीज में बहुत ही जल्द भविष्य में पहुंच जाएंगे अगर निगेटिव फैक्टर जो है इसी तरीके से ऑपरेट होता रहेगा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है वल्नरेबल स्पीसीज का ब्लू सीप, एशियाटिक एलिफेंट और गैंगेटिक डॉल्फिन। अब रेयर स्पीसीज जो कि बहुत ही दुर्लभ होते हैं, कभी कभी बस दिखने को मिलते हैं, तो वैसे स्पीसीज जिनका पॉपुलेशन बहुत कम है और वो इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में आ गए हैं और यदि उनके खिलाफ जो निगेटिव फैक्टर्स है इसी तरीके से उनको अफेक्ट करते रहे तो ये अब मतलब विलुप्त हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इनका एग्जाम्पल जो है वो हिमालयन ब्राउन बियर, विल्ड एशियाटिक बफेलो, डिजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल। अब इंडीमिक स्पीसीज जो कि एकदम अंत के कगार पे पहुंच चुके हैं, तो वैसे स्पीसीज जिनका कि कुछ पार्टिकुलर एरिया में ही वो पाए जाते हैं अकेले, नेचुरल या फिर ज्योग्राफिकल बैरियर जो है उनका मतलब वहीं रहते हैं, दूसरे जगह वो नहीं पाए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है इन तरीके के स्पीसीज का कि अंडमान टील हो गया, निकोबार का पिजन, अंडमान का विल्ड पिग, मिथुन जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला एक बैल का कैटेगरी है। अब एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो कि विलुप्त हो चुके हैं, तो वैसे स्पीसीज जो कि अब खोजने पर भी नहीं मिलते हैं, कितना भी खोजा जाए तो वो स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कहते हैं उस लोकल एरिया से, उस क्षेत्र से, उस देश से या फिर उस कंटिनेंट से या पूरे अर्थ से ही वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। इसका एग्जाम्पल है एशियाटिक चीता, यानी एशिया में पाया जाने वाला चीता और पिंक हेड डक। अब एशियाटिक चीता जो है, क्या उसके बारे में आप जानते हैं कि वो कहाँ थे गए? तो वर्ल्ड्स के सबसे फास्टेस्ट लैंड एनिमल ये थे चीता, जो कि यूनिक हैं कैट फैमिली में, क्योंकि इनका जो स्पीड है वो 112 किलोमीटर पर आवर है। और चीता जो है उसको हम लोग मिस्टेक से लेपर्ड को चीता समझ लेते हैं, लेकिन लेपर्ड और चीता में बहुत अंतर है। लेपर्ड जो होता है वो तेंदुआ और वो है चीता। तो कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे उसको हम अलग कर सकते हैं? तो जो चीता है उसके आंखों से एक आंसू के ड्रॉप जैसा शेप्ड लाइन आता है जो कि नाक से होते हुए उसके मुंह तक जाता है, मतलब आंख से आते आते नाक से होते हुए उसके मुंह तक लाइन जाता है दोनों साइड से। तो वो जो है सो चीता है। और 20th सेंचुरी में ही चीता जो है वो अफ्रीका और एशिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, लेकिन आज एशियाटिक चीता जो है वो बिल्कुल विलुप्त
गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और क्यों? तो इसका जो प्राकृतिक आवास था वो ख़त्म हो गया, इसका जो प्रे था, जो शिकार था, वो भी ख़त्म हो गया। और ये जो स्पीसीज़ हैं इंडिया में एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ गए थे कब? तो 1952 में ही। अब कौन कौन से निगेटिव फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये फियरफुल यानी डरावना डिप्लीशन हो रहा है हमारे फ्लोरा और फौना का? तो यदि आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आप फाइंड करेंगे कि किस तरीके से जो ह्यूमन है यानी हम लोग अपने नेचर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो वो जब बदल रहे हैं तो वो किस चीज़ का बदलाव हो रहा है? तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। जैसे कि हमें जंगल से क्या मिल रहा है? तो वुड, बाग्स, जो पेड़ के छाल हो गए, लीव्स, रबर, मेडिसिन्स, डाइज, फूड, फ्यूल, फोडर, मैनुअर एट्सेट्रा। सो ये जो है हम ही हैं जो कि अपने जंगल को और जंगली जीव को डिप्लीट कर रहे हैं, उनका नाश कर रहे हैं। और ग्रेटेस्ट डैमेज जो हो रहा है इंडियन फॉरेस्ट का वो हुआ था कब? तो कॉलोनियल पीरियड में, यानी कि अंग्रेजी जब शासन था अंग्रेजों का तब। और किन कारणों से? तो वो क्या कर रहे थे कि एक्सपेंड कर रहे थे, रेलवे का नेटवर्क बिछा रहे थे, तो जंगलों की कटाई किए, एग्रीकल्चर का एक्सपेंडेशन के लिए, कमर्शियल और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए। मतलब जंगल को वो इस तरीके से लगाना चाहते थे कि बस कोई खास तरीके का पेड़ पौधा ही जंगल में रहे जिससे कि उनको फायदा हो, मुनाफा हो। और माइनिंग एक्टिविटीज़ यानी खनन कार्य के लिए भी। तो इंडिपेंडेंस के आफ्टर भी, मतलब आज़ादी मिलने के बाद भी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो था वो जारी रहा और बहुत सारे काउज डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट के थे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के। और 1951 से लेकर के 1980 के बीच में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से लगभग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट था उसको कन्वर्ट कर दिया गया एग्रीकल्चरल लैंड में पूरे भारत भर में। और उसमें से बहुत सारा जो पार्ट था वो ट्राइबल बेल्ट का था, यानी वहाँ जनजाति लोग रहते थे, स्पेशली कहाँ? तो नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में, जहाँ की डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ। किस कारण से? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसका कि झूम नाम है, जिसमें लोग करते क्या थे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का पालन करते थे। मतलब एक जगह कृषि किए कुछ दिनों तक, वहाँ के जंगल को साफ किए, वहाँ जलाए और कृषि किए, और जैसे ही वहाँ से उपज कम मिलने लगा वो वहाँ से आगे बढ़ गए। तो ये झूम खेती था। अब लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो भी हमारे जंगलों के हानि का एक मेन कारण है। तो 1951 में लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जंगल जो है वो साफ कर दिया गया। किस कारण से? तो रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए। और ये जो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट है वो अभी भी कंटिन्यू है बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसमें लगभग 40,000 हेक्टेयर जंगल का सफाया हो चुका है। माइनिंग जो है वो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन का, यानी कि पेड़ों के कटाव का। तो ये कहाँ? तो बॉक्सा टाइगर रिजर्व जो है वेस्ट बंगाल में, वो माइनिंग से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और ये क्या किया है कि वहाँ के जो नेचुरल हैबिटेट हैं, जो बहुत सारे स्पीसीज को उसका डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है उनके लिए। और बहुत सारे माइग्रेशन रूट, यानी कि बहुत सारे जो जानवर थे जैसे कि ग्रेट इंडियन एलिफेंट, उनका एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला जो रास्ता था उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है माइनिंग एक्टिविटीज के कारण। बहुत सारे फॉरेस्टर और इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो अलग अलग फैक्टर्स बताते हैं इस डिप्लीशन के। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वो बताते हैं जंगल रिसोर्सेज के डिप्लीशन का क्या है? तो ग्रेजिंग और फ्यूल कलेक्शन, यानी जानवरों को चराते हैं और जंगल से जाकर के जो लकड़ी वगैरह इकट्ठा करते हैं ईंधन के लिए। लेकिन ये जो है वो कुछ सब्सटेंस जो है वो अभी भी वाद विवाद का बात है, क्योंकि ये लोग करते क्या हैं कि फ्यूल और फोडर के लिए ज़्यादातर पेड़ों के जो छाल होते हैं उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, जबकि पूरा का पूरा पेड़ को ये गिराते नहीं हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो ऐसा इकोसिस्टम है वो जो कि फिर से पुनर्जीवित हो सकता है। तो कुछ कंट्रीज में ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो हैं जैसे कि मिनरल्स हो गए और दूसरे रिसोर्सेज जो हो गए वो बहुत सारे डिमांड्स की पूर्ति करते हैं। और रैपिडली जो हमारा इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी जो बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, उसके लिए भी फॉरेस्ट ही बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है इसका मीन जो है मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब है, क्योंकि बहुत सारे फर्टाइल ग्राउंड्स भी इस प्रोटेक्टेड एरिया में आते हैं जो अभी भी मुद्दे हैं किसके? तो लड़ाई के, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे खेती करते थे। अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि उनका जो आवास है उसका नष्ट हुआ। और क्या हुआ? तो हंटिंग,
पोचिंग और ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी उसका बहुत ज़्यादा यूज, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग और फॉरेस्ट फायर जो हैं वो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया के बायोडाइवर्सिटी का अंत का कारण है, मतलब उनके डिक्लाइन का, उनका जो ह्रास हो रहा है उसका मेन रीजन है। और कुछ इंपॉर्टेंट भी और काउज है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन का, अनइक्वल एक्सेस यानी कि जितना हमें यूज करना है उससे ज़्यादा हम उससे ले रहे हैं, इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्स का जितना हमें उपयोग करना है उसका इक्वल उपयोग नहीं कर रहे हैं, और डिफरेंशियल शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंटल वेलबींग यानी जो इन्वायरमेंटल के अच्छे के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जिम्मेदारी है कि सबको बराबर बराबर मात्रा में जो रिसोर्स है उसको यूज करना है। ओवर पॉपुलेशन जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का देखा गया है कि काउज है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का यानी जनसंख्या में वृद्धि, जबकि अब देखा जाए कि अमेरिकन जो हैं, एवरेज अमेरिकन वो 40 टाइम्स मोर रिसोर्स का यूज करते हैं सोमालियन के मुकाबले, तो यहाँ पे जनसंख्या मैटर नहीं करेगा। और सिमिलरली हमारे कंट्रीज में भी जो रिचेस्ट 5% इंडियन सोसाइटी है वो इकोलॉजिकल डैमेज का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो पुअरेस्ट से यानी जो सबसे गरीब हैं उनसे 25% मोर कंजम्पशन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। और फॉर्मर शेयर जो है वो मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर इन्वायरमेंटल वेलबींग यानी कि कम से कम हम इन्वायरमेंटल चीज़ों का यूज करें ताकि इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा बना रहे। तो अब क्वेश्चन आता है कि हु इज कंज्यूमिंग व्हाट फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच यानी कि कौन जो है वो कितना कंज्यूम कर रहा है, क्या कंज्यूम कर रहा है, कहाँ से, ये क्वेश्चन आता है। तो डिस्ट्रक्शन जो है फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का वो केवल बायोलॉजिकल इशू ही नहीं है, केवल बायोलॉजिकल मुद्दा ही नहीं है, बायोलॉजिकल लॉस जो है वो जुड़ा हुआ है वहाँ के कल्चरल डाइवर्सिटी से भी। तो कुछ लॉसेज जो हैं जिनके कारण हो क्या रहा है कि बहुत सारे इंडिजीनियस और दूसरे फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज जो हैं, वहाँ जो जंगल पे निर्भर रहने वाले जो जनजाति के लोग हैं वो डायरेक्टली वहाँ के कंपोनेंट्स यानी जंगल के जो जंगल से मिलने वाले जो चीज़ हैं उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे जंगल और वहाँ के जंगली जीव पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, वो अपने भोजन के लिए, पानी के लिए, दवा के लिए, और उनका कल्चरल भी है उससे वो जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से भी। और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन लोगों को होता है जो कि गरीब हैं, महिलाएँ हैं, सबसे ज़्यादा इससे ग्रसित होती हैं मेन के कंपैरिजन में। तो बहुत सारे सोसाइटीज में वोमेन जो हैं उनका बहुत ज़्यादा मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्या कलेक्शन करना, तो फ्यूल उन्हीं को कलेक्शन करना है, फूडर जो जानवरों के लिए चारा चाहिए, पानी चाहिए, और बाकी जो भी बेसिक नीड्स हैं वो महिलाओं को ही कलेक्ट करना पड़ता है। और इन रिसोर्सेज के अंत होने के कारण महिलाओं को जो है वो उनका समस्या जो है वो बढ़ते जा रहा है, और कभी कभी कुछ रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए 10-10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, जिसके कारण उनका बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है उन वुमेन का, और वो अपने घर पे और या अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हैं क्योंकि उनका जो वर्किंग आवर है वो बढ़ जा रहा है, जिसके कारण उनको समाज में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है डिग्रेडेशन का, जैसे कि कभी कभी सूखा आ गया बहुत ज़्यादा तो इसके कारण भी, और कभी कभी बाढ़ आ गया तो बाढ़ के कारण भी डिफोरेस्टेशन होता है, बहुत सारे जो पेड़ हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं या फिर सूख जाते हैं, और इसमें भी जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। तो अगर कहा जाए कि गरीबी जो है वो मेन डायरेक्ट आउटकम है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का, यानी इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होने के कारण गरीबी आ रही है। तो इस कारण से जंगल और जो जंगली जीव हैं वो हमारे जीवन में एक जीवन के क्वालिटी को बनाने के लिए या फिर इन्वायरमेंटल के क्वालिटी को बनाने के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं। और ये जो है कि हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे एडप्शन करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे उपायों को अपनाना पड़ेगा ताकि हमारा जो जंगल है, जंगली जीव है, वो कंजर्व रह पाए। तो अब किस तरीके से भारत में जंगली जीव को और जंगल को कंजर्व करके रखा जा रहा है, तो कंजर्वेशन जो है वो किस कारण से होता है, तो जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो रैपिडली घटते जा रहा है, मतलब तेजी से, और जो जंगल है वो भी घटते जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्यों हमें इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है,
क्यों हम जंगल को और जंगली जीव को कंजर्व करें। तो कंजर्वेशन से हो गया क्या कि इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है वो बना हुआ रहेगा और हमारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जैसे वाटर, एयर और सॉइल वो भी हमारे लिए रहेगा। और इसके कारण जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स का जो जेनेटिक डाइवर्सिटी समय के साथ उनमें जो विविधता आता है वो भी आएगा, वेरिएशन। और एनिमल भी जो हैं वो अपने स्पीसीज का जो अपने उनके प्रजाति हैं उनका अच्छा से ग्रोथ कर पाएंगे और उनका ब्रीडिंग भी होगा। जैसे एग्जाम्पल से अगर देखा जाए कि कृषि के क्षेत्र में हम लोग अभी भी ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़ पे डिपेंडेंट हैं, फिशरीज पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, मत्स्य पालन पे। और फिशरीज करता क्या है कि एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, यानी कि जो जल में रहने वाले जो जीव हैं उनका। और 1960 से 1970 के बीच में जो कंजर्वेशनिस्ट थे, जो जंगल को सुरक्षा प्रदान करने वाले थे, उन्होंने डिमांड किया एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम का, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट किया गया 1972 में, जिसमें बहुत सारे प्रोविजन लिए गए कि किस तरीके से उनके प्राकृतिक आवास को बचाया जाए। और एक ऑल इंडिया लिस्ट बनाया गया प्रोटेक्टेड स्पीसीज का और उसको पब्लिश किया गया, जिसमें कि बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए कि किस तरीके से उनके पॉपुलेशन को, जो खतरे में हैं स्पीसीज, उनके पॉपुलेशन को बचाया जाए, हंटिंग को बैन किया जाए और उनके जो हैबिटेट हैं उनको लीगल यानी कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान किया जाए, जिसके होगा क्या कि और जो जंगली जीव हैं उनका ट्रेड व्यापार भी रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और सेंट्रल और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो हैं उन्होंने इस कारण से नेशनल पार्क बनाया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, जो कि अभी भी बन रहा है और जिसके बारे में हम लोग पहले भी जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को भी अनाउंस किया, जिसके कारण हो रहा है क्या कि जो स्पेसिफिक एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। इसमें कौन कौन से जानवर आ गए, तो टाइगर्स, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, कश्मीर स्टैग, हंगुल और 3 तरह के क्रोकोडाइल, एक फ्रेश वाटर में रहने वाले, एक साल्ट वाटर में रहने वाले और तीसरे घड़ियाल, और क्या तो एशियाटिक लायन और दूसरे। और मोस्ट रिसेंटली अगर देखा जाए कि किसको ऐड किया गया है तो इंडियन एलिफेंट को, ब्लैक बक जिसको चिंकारा कहते हैं, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो गोंडवान है, और स्नो लिफर्ड को इसमें शामिल किया गया है, जिसको कि पूरी तरीके से या पार्शियली लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त है हंटिंग और ट्रेड थ्रू आउट इंडिया को लेकर के, यानी भारत से बाहर उनका व्यापार भी नहीं हो सकता है। तो उसके बाद अब हुआ क्या कि ये जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था इसका फोकस था कि केवल बायोडाइवर्सिटी पे, ना कि उसके कुछ कंपोनेंट्स पे, मतलब जो जैव विविधता है उसको पूरी तरीके से सही करना है। और अब जो है ये इंटेंस हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि बहुत सारे कंजर्वेशन मेजर्स लिए जाएं, जिसके कारण अब क्या किया जा रहा है कि इंसेक्ट्स का भी सुरक्षा शुरू कर दिया गया है और बहुत सारे कंजर्वेशन प्लान बनाया जा रहा है इंसेक्ट के सुरक्षा के लिए। और 1980 के वाइल्ड लाइफ एक्ट के नोटिफिकेशन में और 1986 में लगभग 100 ऑफ बटरफ्लाइज को ऐड किया गया, मोथ्स को, बीटल्स को और एक ड्रैगन फ्लाई को इन प्रोटेक्टेड स्पीसीज के लिस्ट में शामिल किया गया। और 1991 में फर्स्ट टाइम प्लांट्स को भी शामिल किया गया इस लिस्ट में, जिसमें कि 6 प्लांट के स्पीसीज शामिल थे। अब घड़ियाल देखिए किस तरीके से बर्ड डेथ हो रहा है, तो इसका ब्लेम आ जा रहा है कि डर्टी यमुना का जो पानी है उसके कारण। अब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट का, कैसे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को और फॉरेस्ट को अलग अलग भाग में बांटा गया है कि कौन सा फॉरेस्ट है, इसको क्या कहा जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जंगल को बचा रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को भी बचा रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो रहा है इसको मैनेज करना, कंट्रोल करना कि किस तरीके से बचाया जाए। और इंडिया जहाँ की बहुत सारे इसके जो जंगल हैं और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं वो या तो मैनेज किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर दूसरे गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स के द्वारा। तो अब इसको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग फॉरेस्ट को। तो रिजर्व फॉरेस्ट सबसे पहला, तो लगभग आधा से ज़्यादा टोटल फॉरेस्ट लैंड जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है रिजर्व फॉरेस्ट के
नाम से, मतलब वो रिजर्व फॉरेस्ट हो गए। रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो सबसे महत्व का जगह है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के लिए, यानी कि वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे उनका सुरक्षा प्रदान किया जाता है। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो लगभग 1/3 जो फॉरेस्ट है टोटल फॉरेस्ट एरिया, जिसमें कि 1/3 को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये फॉरेस्ट लैंड जो है वो और भी इनको दूसरा डिप्लीशन नहीं हो सकता है, मतलब इस तरीके से बचाया जाए कि आगे इनका नाश न हो। अब थर्ड जो टाइप के फॉरेस्ट हैं वो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, तो इसको अदर फॉरेस्ट या फिर वेस्ट लैंड जो हैं जो कि बिलोंग करते हैं दोनों से, या तो वो गवर्नमेंट के हाथ में हो उनका कंजर्वेशन, या फिर कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, कुछ कम्युनिटीज हैं वो इनको संरक्षित करते हैं। रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो हैं उनको हम लोग परमानेंट फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और इनको मेंटेन करना का जो पर्पस है कि किस किस चीज़ का प्रोडक्शन, तो टिम्बर का प्रोडक्शन है और दूसरे फॉरेस्ट प्रोडक्ट का, और कुछ प्रोटेक्टिव रीजन भी है, मतलब वहाँ जो पाए जाने वाले जो वनस्पति हैं, जो जंगली जीव हैं, उनको भी संरक्षित करके रखा जाए। तो मध्य प्रदेश जो है वो उसका जो लार्जेस्ट एरिया जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट है, जिसमें कि 75% जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें आता है परमानेंट फॉरेस्ट में। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र का लार्ज परसेंटेज जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट में आता है, और इसका टोटल फॉरेस्ट एरिया, उसके बाद टोटल फॉरेस्ट एरिया इसका आता है। उसके बाद बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान का भी बहुत सारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जबकि जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, कुछ गुजरात के पार्ट जो हैं उनका बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है, यानी कि वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा मैनेज किया जाता है। अब कम्युनिटी और कंजर्वेशन किस तरीके से वहाँ, यानी जंगल के आसपास के रहने वाले जो समुदाय हैं वो किस तरीके से संरक्षण प्रदान करते हैं वहाँ के जंगली जीव को और वहाँ पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनको। तो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो है वो हमारे कंट्री के लिए नया नहीं है, हम लोग ने, लेकिन फिर भी इंडिया में हम लोगों ने क्या किया है कि ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, यानी जो पारंपरिक जो जनजाति हैं उनका घर ही है जंगल, जिसको कि हम लोग इग्नोर करके चले हैं। और भारत के कुछ एरिया में लोकल कम्युनिटीज जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरीके से उनका जो प्राकृतिक आवास है जिसमें वो रहते हैं उसको वो संरक्षित करके रखें, और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ मिलकर के इसमें कार्य कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को पहचान रहे हैं कि उनके लंबे समय के जीविकोपार्जन के लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में, वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो माइनिंग जो करने गए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जगह पे, मतलब जहाँ जो जंगल था वहाँ पे माइनिंग करने गए जो लोग, उनसे उन्होंने लड़ाई लड़ी कि आप यहाँ माइनिंग नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे एरिया हैं जहाँ की विलेजर खुद उस आवास को, जहाँ के जंगल जीव रहते हैं उनको बचा रहे हैं, और उन्होंने सरकार के इन्वॉल्वमेंट को रिजेक्ट कर दिया है कि आपका यहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, हम लोग खुद से इसको बचा करके रखेंगे। और लगभग 5 गांव जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट का, जो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट का, उन्होंने अपने 1200 हेक्टेयर जो जगह था उसको फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया है, और जिसका उस जगह का नाम क्या है, तो भैरव देव धाकव सेंचुरी, जो कि वहाँ पे उन लोगों का खुद का रूल और रेगुलेशन चलता है, और वो खुद वहाँ अलाउ नहीं करते हैं कि कोई भी बाहर से आकर के वहाँ कोई भी हंटिंग न करे, और ना ही वहाँ के वाइल्ड लाइफ जो हैं उनको नुकसान पहुँचाए, वो उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो अब कुछ जो प्रोग्राम जो थे, फेमस मूवमेंट थे जंगल को बचाने के लिए, अंग्रेज़ों के समय में भी हुआ था। तो फेमस चिपको मूवमेंट जो था हिमालय में, वो केवल डिफॉरेस्टेशन को ही नहीं रोका था, यानी पेड़ों की जो जंगल की कटाई थी उसी को नहीं रोका था। यहाँ के जो कम्युनिटी थे वो एफॉरेस्टेशन भी किया था, यानी वृक्षारोपण भी किया था बहुत सारे स्पीसीज का, और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। बहुत ज़्यादा प्रयास हुए ट्रेडिशनल कंजर्वेशन का, यानी कि जो लोग थे वहाँ के ट्रेडिशनल लोग वो किस तरीके से कंजर्व किए
बचा करके रखें और नए मेथड्स भी अपनाएं इकोलॉजिकल फार्मिंग का, जो कि अभी बहुत हद तक फैल चुका है। फार्मर्स और सिटीजन का ग्रुप जो था वो बीज बचाओ आंदोलन तेहरी में चलाया, नवद्यान चलाया, जो कि एक डाइवर्स क्रॉप के प्रोडक्शन का बहुत अच्छा मतलब एग्जाम्पल है, जिसमें हुआ क्या कि सिंथेटिक केमिकल के बिना भी वो लोग कृषि कार्य किए और जो कि आर्थिक रूप से भी उनके लिए अच्छा रहा। और भारत में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया गया JFM, जो कि गुड एग्जाम्पल रहा, जिसमें कि लोकल कम्युनिटीज भी शामिल हुए मैनेजमेंट में और रिस्टोरेशन में, जंगल के मतलब कि किस तरीके से उसको बचाना है डिग्रेड होने से। और बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए सिंस 1998 में, जैसे कि उड़ीसा का स्टेट जो था वो फर्स्ट रेवोल्यूशन पास किया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, मतलब वो फर्स्ट रेजोल्यूशन पास किया। अब JFM जो है वो डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन, यानी वो लोकल इंस्टीट्यूशन बनाता है जो कि प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज में शामिल होते हैं और जंगल के लैंड को बचाते हैं और मैनेज करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो मैनेज होता है उनके साथ देते हैं, और इसके बदले में उन कम्युनिटीज के मेंबर को क्या मिलता है, तो वहाँ से कुछ बेनिफिट मिलता है, यानी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि लकड़ी के अलावा और भी कोई फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट है वो मिलता है। और जब लकड़ी को काटा जाता है यानी टिम्बर को हार्वेस्ट किया जाता है, तो सक्सेस प्रोटेक्शन के बाद मतलब वो जब पेड़ वगैरह सूख गए, जब तैयार हो गए, तब उनको जब काटा जाता है तो उसमें से भी कुछ हिस्सा उन लोकल कम्युनिटीज के मेंबर्स को दिया जाता है। तो यहाँ से एक क्लियर लेसन पाठ मिलता है हमें कि बोथ डायनेमिक इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को और रिकंस्ट्रक्शन में, मतलब कि वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो पर्यावरण के विनाश में भी और उनके रिकंस्ट्रक्ट करने में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और इनमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं अभी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में, मतलब वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसके मैनेजमेंट में। लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि लोकल कम्युनिटी जो हैं वो अभी डिसीजन नहीं अपने से खुद से ले सकते हैं। वो केवल करते क्या हैं कि इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और इकोनॉमिकली रिवार्डिंग उनको मिलता है, मतलब आर्थिक रूप से उन्हें इनाम मिलता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी। अब इसी कारण से गौतम बुद्ध ने 487 BC में कहा था पेड़ पौधों को लेकर के कि जो पेड़ है वो अनलिमिटेड काइंडनेस वाला ऑर्गेनिज्म है, यानी उसके पास असीमित दयालुता है और वो हमसे कुछ भी डिमांड नहीं करता है और अपने लाइफ टाइम में पूरे लाइफ एक्टिविटी में हमें कुछ न कुछ वो देते ही रहता है। और ये सभी जो जीव हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ये उस जो लकड़हारा रहता है, जो उसको काटने आता है, जो उसको डिस्ट्रॉय करने आता है, उसको भी छाया प्रदान करता है। तो यहाँ आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो सेकंड चैप्टर था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।